ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी। जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका ताल्लुक है AKD सिक्योरिटीज से। जी हाँ, एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वो जो है यहाँ पर हैं और हम उनसे बात करेंगे। आज हम मार्केट के हवाले से कुछ डिफरेंट सेक्टर्स को भी हम हाईलाइट करेंगे और इस वक्त जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है अ, उसके ऊपर भी हम उनसे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसामा रऊफ साहब की। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस तरह के प्रोग्राम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ला सकें। और इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगी कि आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, जो कि अनचेंज रही है। और एक मार्केट का मैं चाहूँगी एक ओवरव्यू आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, आज मेन इवेंट यही एमपीसी का था, जो कि यूजली पहले मार्केट बंद होने के बाद ही उसकी कोई भी अनाउंसमेंट होती थी। आज तमाम उस चीज़ों को हटते हुए उन्होंने ड्यूरिंग द मार्केट टाइम ही एक इनिशियल जो है वो अनाउंसमेंट कर दी। हम्म। तकरीबन ये मार्केट टाइमिंग में ही आ गई थी, और उसके बाद मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी या लैक ऑफ ट्रिगर था, जो भी चीज़ थी, वो काफ़ी सेटल डाउन हुई और मार्केट ने दोबारा वो मोमेंटम पकड़ा। पिछले 3-4 सेशन से ये जो लास्ट मोमेंटम पकड़ा हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ रही थी और मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में थी। अब वो सारी चीज़ें जब ये सबसाइड हुई हैं, और एज सच कोई इतने, अगर एमपीसी की स्टेटमेंट की भी वो देखें, तो ये चीजें तो लार्जली हमारे हिसाब से मार्केट में प्राइस नहीं थी पहले से। थोड़ा सा ज्यादा उसके बाद सर्टेनिटी आई तो थोड़ी सी मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, क्योंकि लार्जली मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा ज्यादा कुछ, बहुत ही कम माइन्यूट नंबर के लोग होंगे जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे एनी कट और एनी चेंज इन द एमपीसी। तो वही इनलाइन हुआ, सबसाइडिंग द रिस्क। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी पेंट अप डिमांड की, मेनली आपके सीमेंट सेक्टर्स ने रैली किया, जो कि कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। और दूसरे जो स्टॉक जिन्होंने रैली किया वो हायर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह थे इन, और कुछ बैंकिंग स्टॉक जिनके डिविडेंड यील्ड्स अच्छी हैं, उन्होंने भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया। ओवरऑल एमपीसी में इनलाइन ही आया। सभी का मार्केट पूरी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस दफा हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है वो कॉशनरी मेजर्स लेते हुए एमपीसी का स्टेटस को ही वो रखेगा, और ऐसा ही हुआ। रिस्क वही मेंशन किए, मेनली फ्लड्स की वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क है, फूड प्राइसेस में तो चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि पूरी ओवरऑल पावर सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई है। दूसरा एक होर्डिंग का मसला भी हुआ हुआ था। तो इन दोनों चीजों की वजह से इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत रिस्क के साइड पे है। तो उसी की वजह से ही अगर हमारी जैसे राइस, जैसे फ्लड की सिचुएशन पे अगर बात कर लें, तो हमारी राइस की क्रॉप करंटली लगी हुई थी। अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी होगा। तो वी आर एस्टिमेटिंग अराउंड एक्सपोर्ट्स पे उसका अराउंड $300 मिलियन का इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से थोड़ा करंट अकाउंट की तरफ से भी कोशिश रहना पड़ता है। साथ दूसरी जो चीज हुई वो आईएमएफ का भी विजिट आने वाला है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीजों को कोशिश ही रखा गया है। इन्फ्लेशन भी अभी पहले 2 हफ्तों की अगर देखी जाए तो वो काफी ऊपर वाली साइड पे आई थी। जो एसपीआई कम होके 2 to 3% की रेंज पे वीकली इन्फ्लेशन आ रही होती थी, वो अभी भी हम देखें तो 5% क्रॉस कर लिए। और जो इनिशियल एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं, वो इस महीने की सितंबर की इन्फ्लेशन जो है वो भी अराउंड 5.7% के आसपास रहेगी, जो कि प्रीवियस मंथ तकरीबन 3% तक गिर गई थी, मेनली बिकॉज ऑफ दोज फूड प्राइसेस।
तो ये आज का वो था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और एमपीसी का जो रिजल्ट था उसका आउटलुक ओवरऑल क्या था। सही बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने बात की आईएमएफ के हवाले से, जाहिर है अभी आईएमएफ के वक्त का जो विजिट है वो भी ड्यू है, और इसके साथ आप इसको कैसा देख रहे हैं? और जाहिर है आईएमएफ ने इस चीज़ पे जरा नज़र भी रखी हुई है इस वक्त जो हमारी करंट सिनेरियो चल रहा है। तो जो बजट, अभी जो बजट में जो अमाउंट दिया गया है, आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी रहेगा, या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, या मजीद आईएमएफ आके जो इस वक्त फ्लड की सूरत हाल है, तो उसके बाद जो है कुछ टैक्सेस बढ़ाएगा, उससे मजीद आगे की सूरत हाल जो जो ऐसा लगता है कि शायद संगीन हो जाए। तो क्या आप इस चीज को कैसे देखते हैं? थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपनी इसमें राय दें। अच्छा, ये आईएमएफ का तकरीबन 25 सितंबर को विजिट लाइकली है। उस पर कल भी उनके जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इस चीज पे बयान दिया था कि वो इन चीजों को, फ्लड के इम्पैक्ट को और इस सब चीजों को नजर में रखे हुए हैं और उसकी इनिशियल असेसमेंट भी करेंगी जब उनकी आईएमएफ की टीम आएगी। तो हमारा नहीं ख्याल कि कुछ कुछ भी ऐसा नेगेटिव होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत उस साइड पे पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ में हमने देखा तकरीबन 50 बिलियन का शॉर्टफॉल था हमारे टैक्स कलेक्शन के नंबर पे। और लास्ट मंथ, ये जो करंट ऑनगोइंग मंथ है, इसमें भी मुल्तान वाली साइड पे और इन तमाम साइड्स के एफपीआर और काम ने अंदर बयान भी दिए हैं कि थोड़ा बहुत उन्हें मुश्किलात हो रही हैं टैक्स को कलेक्ट करने के उसमें। तो हो सकता है शायद थोड़ा बहुत वहां से रिलीफ मिल जाए। क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास अभी भी बफर्स हैं और एक दो जो और चीजें चाहिए होंगी, जो रिलीफ मेजर्स प्राइम मिनिस्टर या जो अथॉरिटीज हैं वो अनाउंस करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आईएमएफ की अप्रूवल चाहिए होगी। एक तो बिजली के बिलों के 1 महीने के माफ करने की बात कर रहे हैं हम, हम्म। अफेक्टेड एरियाज की। उसके अलावा थोड़े बहुत और इंसेंटिव पैकेज भी दिए जाएंगे। तो हमारा तो ये ख्याल है कि आईएमएफ ऑन गोइंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उस पर कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं रेज करेगा, और वो अप्रूव हो जाएंगे। एक चीज जो अंडर कंसिडरेशन आएगी जिस पे थोड़ी बहुत कंसर्न हो सकते हैं, वो उनकी जो करप्शन और पॉलिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि जारी नहीं हो पाई, उसके ऊपर क्योंकि उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, उसके ऊपर आईएमएफ और पाकिस्तान की साइड की थोड़े से टफ नेगोशिएशन हो सकते हैं। बाकी ऑन द नंबर साइड तो हमें लगता है कि थोड़े बहुत रिलीफ ही पाकिस्तान को उस सिलसिले में मिल सकते हैं। सही बिल्कुल। और सर, अगर अब हम बात करें थोड़ा सा सेक्टर वाइज, तो जैसे कि सीमेंट सेक्टर का आपने अभी जिक्र भी किया, तो सीमेंट सेक्टर में अभी मुझे ये बताएं कि अभी अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, तो अभी क्या ये परफॉर्म कर चुकी है? मजीद इसमें कितनी गुंजाइश है? अगर हमें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करूं, तो थोड़ा सा मुझे इस सेक्टर को एक्सप्लेन करें आप। वैसे ओवरऑल मार्केट को भी देखें ना तो काफी लोग इस चीज को कंसर्न कर रहे थे कि हमारा पी जैसे कि 7.5 8 पे चला गया। तो इस चीज का कंसर्न करते हैं, एक दो और कंसर्न करते हैं। असल में हुआ ऐसे कि पिछले कुछ सालों से, 2 3 सालों से स्पेसिफिकली, हमारी मार्केट इतनी डिप्रेस्ड रही कि हम शायद उसी के आदी बन गए। यूजली मार्केट्स में होता नहीं है ऐसे कि इतनी अंडर वैल्यूड स्टॉक 2 2.5 के पी पे चल रही हैं, जैसा कि हम अपने लोअर उसमें थे। तो हाँ। वो जब चीजें नॉर्मलाइज होनी थी तो हमने नॉर्मल उस पे चला जाना था। अभी भी हम अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को देखें तो रीजनल तमाम उससे सस्ते उसमें चल रहे हैं। और जस्टिफाइड प्राइस टू अर्निंग भी लगाएं कि कितनी हमारी ग्रोथ है, कितनी इन्फ्लेशन का रेट है और कितनी री इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कंपनीज को अपने अंदर कि वो अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकें। उसको भी देखते हुए 10.5 11 का पी तो नॉर्मल पी हमारी मार्केट का होना चाहिए। और सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में भी यूजली सिक्लिकल्स की जब ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि पिछले 4 साल ही डिप्रेस डिमांड के साल थे, तो उसको पी तो यूजली हाई मिल रहा होता है, स्पेशली इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द ग्रोथ। अगर हम बात की जाए तो हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि वो तकरीबन मार्केट मल्टीपल से 1.3 टाइम, 1.35 टू 1.4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर मार्केट का मल्टीपल 10 हो जाना चाहिए तो इनका मल्टीपल तो 14 का होना चाहिए, और करंटली ये अभी 9.5 के फॉरवर्ड मल्टीपल के आसपास चल रहे होंगे। तो ओवरऑल हमने तो रिसेंटली इस पे रिपोर्ट भी लिखी है जिसपे हम, हमारा तो काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ऑन द सीमेंट सेक्टर, बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज हम देखते हैं, स्पेशली आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। 4 सालों से लोकल डिमांड डिप्रेस थी। एक तो वहां से पेंट अप डिमांड आनी थी, क्योंकि पिछले 4 सालों में इन्फ्लेशन इतनी बड़ी, लोगों की सेविंग करने के पैसे नहीं बचे, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस में इंक्रीज था ऑन दी बोर्ड तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस में। तो
जिन लोगों ने भी अपनी जो कंस्ट्रक्शन या घरों की रिहैब या वो चीजें रोकी हुई थी, तो वो अब पेंट अप डिमांड आके इस दफा सामने आएगी। एक तो वहां से चीज आएगी, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देख रहे हैं, सीमेंट की प्राइसेस सेम पीरियड लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत डिक्लाइन है। ओवरऑल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे साल में तकरीबन फ्लैट रहेंगी, लार्जली 0.3% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। दूसरी चीज, स्टील की प्राइसेस भी थोड़ी बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो उसकी वजह से पेंट अप डिमांड में इंक्रीज आएगी। इंटरेस्ट रेट 11% पे आ गए हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वो होगा। मॉर्गेज फाइनेंसिंग में हमने रिसेंट मंथ में ही इंक्रीज देखा, पहले दफा विटनेस किया। तो इन सब चीजों की वजह से होगी। साथ फ्लड की वजह से हो सकता है एक दो महीने के लिए कुछ वक्ती तौर पे इम्पैक्ट आए, कि ग्रोथ ऐसे ना बढ़े या ग्रोथ स्लो डाउन हो। ओवरऑल पूरे साल में तो हम तकरीबन 7% की ग्रोथ देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हम 8% की लोकल सीमेंट प्राइसेस में ग्रोथ देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये होगी कि गवर्नमेंट भी पीएसटीपी की एलोकेशन को उन्होंने बढ़ाई है इस दफा, और हम समझते हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन भी इस दफा बढ़ेगी। गोइंग फॉरवर्ड दो चार चीजें कंसर्न में आ गई हैं। एक तो गवर्नमेंट के पास स्पेस भी है, दूसरा इस गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है डेवलपमेंट साइड के एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का। और दोबारा से ये इलेक्शन साइकिल 2 साल बाद गवर्नमेंट सोचना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से भी होगी। और तीसरी जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज हुई है, मेन पीएसटीपी में जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो होते हैं, वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और वो हम समझते हैं कि उसको अब मजीद पॉज करने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी में हमारे साथ वो हुआ, या जो क्लाइमेट चेंजेस रिसेंट वो आ रही हैं, तो वो हमारे लिए नागुजीर हो गया कि हम उसको मजीद इंक्रीज करें। तो वहां से इंक्रीज आएगी। एक्सपोर्ट में हम इंक्रीज देख रहे हैं मेनली फ्रॉम द सी साइड। एक तो प्राइसेस, एक्सपोर्ट की प्राइसेस काफी पाएबल हुई हुई हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कोयले की प्राइसेस भी जो ऑन एवरेज $100 से ऊपर होती है, वो कम होकर तकरीबन करंटली $84 पे चल रही हैं। बाय द फुल ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका एवरेज तकरीबन 95 डॉलर के आसपास रहेगा, लेकिन अभी काफी कम हुई हुई है, तो वो एक्सपोर्ट को मजीद इंक्रीज करेंगे। साथ हमारी लोकल कंपनीज ने मार्केट्स को भी काफी डाइवर्सिफाई कर दिया है इन द अफ्रीकन साइड। अब तो नॉर्थ अमेरिकन और इस रीजन को भी उन्होंने टारगेट शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह से, दोनों की वजह से न्यूमेट्रिक इंक्रीज आएगा। ग्रोस मार्जिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लैटिश रहेंगे, और मजीद आगे चलते हुए थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। कुछ लोगों का भी इस पे भी ये कंसर्न है कि ग्रोस मार्जिन काफी हद तक मैक्सिमाइज हो चुके हैं। हमें नहीं ये लगता, क्योंकि अगर हम पिछले ही वक्तों में देखा जाए तो मैक्सिमम ये 40% से भी ऊपर अच्छे वक्तों में चलते रहे, और आगे चलते हुए जब 3 4 साल अच्छी डिमांड के होंगे, तो ये मार्जिन करेक्ट होके हम समझते हैं कि 36 37% के राउंड अबाउट वो करेंगे, जो कि 33% के आसपास इंडस्ट्री के करंटली ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि कोयले की कीमतें भी हो रही हैं। इसके अलावा पावर कंपनीज काफी रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो गई हैं, उसका भी इम्पैक्ट अगले साल आएगा। कुछ इस साल भी आ चुका है। इसके अलावा हमारी ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस काफी डाउन हुई है, तकरीबन 9% इस साल, 11% इस साल डिक्लाइन हुई है। अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 9% डिक्लाइन होगी। गोइंग फॉरवर्ड जो आगे गवर्नमेंट ने प्लान भी दिया है, और उसमें भी मेजर इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आएगा कंपेयर टू आवर इन्फ्लेशन। और साथ तीसरी जो बड़ी चीज होगी, वो इंटरेस्ट रेट भी कम होने की वजह से, एक तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट होगी, साथ कंपनी काफी डीलेवरेजिंग के साइकिल से होके गुजरी हैं। तो उनकी, हम समझते हैं कि हमारे ही जो कवरेज की कंपनीज हैं, उनके तकरीबन अगले साल फाइनेंस को 45%, तकरीबन आधी हो जाएगी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट आएगा, जो कि ग्रोथ को पुश करेगा। और इन्फ्लेशन पे हमारा अभी भी वही स्टैंड है कि इस दफा तो चाहे कोशिश अप्रोच ही मार्केट ने लगी है, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म इन फ्यू मंथ्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, गिविंग इनफैक्ट कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन फ्लड्स की वजह से ऊपर जाती भी है, तो उसको भी एक तो मजीद नीचे आएगी, क्योंकि वो होर्डिंग की वजह से हमने रिसेंटली देखा गवर्नमेंट ने काफी पुश किया। और वीट जो कि एक मेन कंपोनेंट होता है, अलबत्ता उसको इम्पैक्ट नहीं हुआ उसकी ग्रोथ को, लेकिन उसकी प्राइसेस में इंक्रीज आया, जिसकी वजह से अगले महीने की फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर आएगी। तो वहां पर भी थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हो गई है। लास्ट वीकली ही हमने उसमें देखा कि वीट प्राइसेस में तकरीबन 10% का डिक्लाइन आ गया है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काफी पुश कर रही है। इसके अलावा जो हमारी कोर इन्फ्लेशन का फैक्टर है, वो मुसलसल ही नीचे जा रहा है। पिछले साल 12.5% के आसपास था, वो कम होकर तकरीबन 7.5% के आसपास चला गया। तो अगर कोर इन्फ्लेशन आपकी विद इन द 5 7% रेंज, जो गवर्नमेंट की रेंज है उसके आसपास रहती है, तो इतना बड़ा पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट कैरी करना विद द डिप्रेस डिमांड, जो कि डिमांड क्योंकि हम 4% के आसपास ही देख रहे हैं, हम्म। तो हमारे ख्याल से इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ जाएगी। तो इस सब चीजों की वजह से पूछ आएगा ओवरऑल।
अगर कंपनी स्पेसिफिक बात कर ली जाए तो हम लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट ने इनको अपनी प्रेफर्ड पिक करेंगे, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी ज्यादा है, ट्रिगर ज्यादा है, रिस्क रिलेटिवली कम है। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखना हो तो चिराट सीमेंट कंपनी को मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा, क्योंकि उसमें अगर हमारी ही वैल्यूएशन पे देखा जाए तो अपसाइड सबसे ज्यादा होगा। और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वो ठीक हो जाता है, बड़े इन्वेस्टर्स को मुश्किलात ये होती है कि वो ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और जो है बिल्कुल आपने सीमेंट सेक्टर के हवाले से काफ़ी डिटेल हमें इंफॉर्मेशन दी, और साथ ही साथ जो है जो इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं प्रेफरेबल, वो भी आपने हमें बताई। अच्छा सर, इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि फार्मा और ऑटो सेक्टर है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी अभी कुछ हम ये देख रहे हैं कि एक कमेटी है लोकल गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, किस तरीके से उनकी वर्किंग है, उसकी वर्किंग के ऊपर जो है उनकी वर्किंग के ऊपर नज़र रखी जाएगी, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट वाली जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके ऊपर भी उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। तो क्या लग रहा है इस सेक्टर को, क्या इससे इम्पैक्ट होगा? थोड़ा सा मैं चाहूंगी ये दोनों सेक्टर आप हम एक्सप्लेन करें। चलिए मैं पहले फार्मा सेक्टर से शुरू करता हूँ। फार्मा सेक्टर में मेजरली हमने लास्ट टाइम उस पे देखा, एक बड़ी उन्होंने रैली की आफ्टर द डीरेगुलेशन ऑफ नॉन एसेंशियल प्राइसेस, जो कि पहले कैप हुआ करती थी इन्फ्लेशन या 10% के आसपास, उसको जब डीरेगुलेट किया तो तमाम कंपनीज के ही ग्रोथ मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आई, उसकी वजह से पूरे सेक्टर ने ही रैली किया। अभी इस लेवल पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेक्टर में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक ठाक है, दूसरे कुछ कंपनीज का इम्पैक्ट अभी तक ऐसे नहीं आया जिनका नॉन एसेंशियल पोर्शन ज्यादा था, उनकी अभी भी ग्रोथ मार्जिन इन सब चीजों में इम्पैक्ट आना बाकी है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज की मैं बात करूं तो अल हाईलाइट टू कंपनीज स्पेसिफिकली। एक मैं हेलियन को वो करूंगा, गिविंग इन फैक्ट एक तो उनका ब्रांड इक्विटी काफी अच्छी है, दूसरा उनका नॉन एसेंशियल का पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक है, तीसरी जो चीज हो रही है वो दो उसके ऊपर कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने सेंट्रम लॉन्च किया, और वो मल्टी विटामिन में एक ग्लोबल बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है, और हम समझते हैं वो ठीक ठाक लोकल मार्केट का भी पाकिस्तान में मार्केट शेयर ले लेगा। दूसरी जो चीज है, उन्होंने पैनाडोल, क्योंकि एसेंशियल प्राइसेस की लिस्ट में आता है, तो उन्होंने किया ऐसे कि उसके डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए, और मेनली उनको ही पुश कर रहे हैं वो फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। तो वो अगर नॉन एसेंशियल उसमें जाते हैं तो उसकी वजह से वहां से भी एक उनको ग्रोस मार्जिन को बूस्ट मिलेगा, तो वो अच्छा है। दूसरा हाइनून एज सच अगर कंपनीज की बात की जाए तो फार्मा में मेरी अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई चूज हेलियन ओवर एनी अदर कंपनी, हाइनून ओवर एनी अदर कंपनी, गिवन इन फैक्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए पिछले उन्होंने 5-7 साल में जहाँ कंपनीज ने नेगेटिव ग्रोथ भी पोस्ट की है, मेनली ऑन द नेट प्रॉफिट साइड, कंपनीज ने ना सिर्फ बॉटम लाइन बल्कि टॉप लाइन में दोनों में इनका डबल डिजिट क्या कर रहा है, तकरीबन 20-21% से इन्होंने एनुअली ही ग्रो किया है पिछले अगर 10-12 साल की हिस्ट्री भी देखी जाए। तो ऑन द मैनेजमेंट हम इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर बैठ लेनी हो तो हाइनून इज अ गुड कंपनी। और दोनों ही अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे उनके ट्रेलिंग 12 मंथ मल्टीपल पे भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 15-16 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही होंगी, कंपेयर टू द सेक्टर एवरेज ऑफ 18-9 टाइम्स मल्टीपल। तो ये दोनों कंपनीज हो जाएंगी। सही। दूसरा आपने जी दूसरा आपने ऑटो सेक्टर पे कहा। ऑटो सेक्टर में रिसेंटली काफी चेंजेस आई, एक तो टैरिफ रैशनलाइजेशन में चेंज थी जिसकी वजह से ऑटो कंपनीज को काफी बड़ा कंसर्न था। इनका कंसर्न वैसे उसी टाइम शुरू हो गया था जब आरडी हटी थी, तकरीबन इस बात को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तो उसके बाद से ही इन्फ्लक्स शुरू हो गया था इंपोर्टेड गाड़ियों का, और जो कि पहले मार्केट शेयर इनका काफी कम हो गया था आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरडी। तो वो आरडी खत्म होने के बाद इन्होंने फिर तकरीबन 20 से 25% मार्केट शेयर गेन कर लिया, और करंटली जो जो कंपनीज वो कर रही हैं उनके मुताबिक तकरीबन 30% और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर चुकी है ये सेकंड हैंड गाड़ियों की, इंपोर्टेड गाड़ियों की मार्केट। अच्छा, इसमें कंसर्न ये अभी रिसेंटली भी वो हुआ है कि 5 साल पुरानी कमर्शियल उसको भी अलाउ कर रहे हैं। 5 साल पहले ये है कि कमर्शियली कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, मेनली उसमें मशहूर है एक फॉरनर्स के थ्रू जो भी बैगेज स्कीम है उसके अंडर इंपोर्ट हो रही होती है। अच्छा, अब इसमें हमें लगता है कि शायद इतना बड़ा
इस चीज का वो ना हो, जैसे कह रहे हैं कि लोकल गाड़ियों के इम्पोर्ट, क्योंकि उसके अंदर अगर स्टैंडर्ड्स को सेट रखते हैं, वो मेंटेन करते हैं, तो करंट जिस सिचुएशन पे चल रही है इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि मार्केट शेयर कैप्चर कर सकेगी। इवन इनफैक्ट कि यूजली जो गाड़ियां इम्पोर्ट्स हो रही होती थी वो एक्सीडेंटल गाड़ियां होती थी। अगर एक्सीडेंटल गाड़ियों को वो रोक देते हैं तो काफी हद तक गाड़ियां इन्फ्लक्स कम हो जाएगा। साथ वो एडिशनल ड्यूटी भी लगा रहे हैं कमर्शियल इंपोर्ट्स के ऊपर, तो वो चीज वहां पर उस चेक एंड बैलेंस के अंदर रहेगी। लोकली अच्छा ये हो जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज को अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइसेस को अ, इतनी उससे ग्रो नहीं कर सकते, या पूरे के पूरा पास ऑन नहीं कर पाएंगे शायद वो, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है उनको हिट पड़े। अगर कंपनी वाइज मैं बात करूँ तो हमारे हिसाब से वो कंपनीज जो कि काफी पुराना नाम है, जिनकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, तो उन्हीं को ही प्रेफर करना चाहिए ओवर द लॉन्गर टर्म, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और ओवर उनकी हिस्ट्री रही है एक बड़ी लोकलाइजेशन उसकी। इंडस मोटर को मैं कहूंगा कि उसमें अभी भी काफी अच्छी जगह है, डिविडेंड यील्ड भी उसकी अच्छी खासी है, और कंपनी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैश भी है कि वो अगर कहीं उनको लोकलाइजेशन मजीद की जरूरत पड़ी तो वो कर सकती है। दूसरा, एक हाइब्रिड वो लॉन्च कर चुके हैं और सक्सेसफुली चला रहे हैं, क्रोला क्रॉस। दूसरा, अगर वो क्रोला अपनी जो नॉर्मल उनकी क्रोला है उसमें भी वो हाइब्रिड वर्जन लेके आते हैं तो उसमें भी ठीक ठाक पुश मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स वाले हैं उन कंपनीज पे नजर रखी जा सकती है। कुछ व्हील्स की कंपनीज होगी या जो पार्ट्स वो करती हैं वगैरह, उनके अंदर थोड़ी बहुत पोजिशनिंग की जा सकती है, उनको आने वाले दिनों में फायदा ही होगा। सही। और सर ये जो 57 हिफाजती उसूल की जो ये कमेटी तश्कील दी जा रही है, इसका क्या ये क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। ओवरऑल स्टैंडर्ड्स को ही वो करने के लिए वो की जा रही है। हमें पहली दफा स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर लास्ट टाइम वो किया था जब उससे पहले हमारे एयर बैग्स भी नेसेसरी नहीं होते थे, तो ये किया गया है। इस दफा जो है इसका मेन एम्फोसिस हमारे हिसाब से इंटरनेशनल इंपोर्टेड जो गाड़ियां होंगी उसके ऊपर ही आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूजली एक्सीडेंटल गाड़ियां इंपोर्ट हो रही होती थी, तो इस तरह का इन्फ्लेक्स ना हो सके कि सारी एक्सीडेंटल गाड़ियों की हम डंप मार्केट बन जाए। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो इस चीजों का ध्यान रखिए कि क्या प्रोसीजर या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक ही गाड़ियां यूज भी इंपोर्ट हो सकती हैं। तो ये चीज मेरे हमारे हिसाब से उसको उसमें मेन फोकस उनका इंपोर्टेड गाड़ियों की ही तरफ होगा, और लोकल भी अगर कुछ चीजें इन्हांस करते हैं तो कंज्यूमर के लिए एट द एंड फायदा हो जाएगा। सही। और सर इसमें कौन से कंपनीज हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। सेक्टर में मैंने बताया चूज इंडस मोटर फॉर द लॉन्ग टर्म। एक तो डिविडेंड यील्ड अच्छी है, दूसरा कंपनीज के पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैश भी है। वो कहीं भी उसको अगर स्विचिंग करने हो या नए ग्रोथ के एवेन्यूज देखने हो विद इन द सेक्टर, विद इन न्यू लॉन्चेस, तो वो उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सासगार में भी अभी थोड़ी बहुत जगह है, वैसी जगह नहीं है लेकिन हम्म। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत जगह है। मैं प्राइस वो नहीं कोट कर सकता क्योंकि वो हमारी अंडर कवरेज उसमें नहीं है। इसके अलावा ट्रक्स वाली कंपनीज को भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब से हमने देखा है कि एक्सेल लोड की इम्प्लीमेंटेशन हुई है और वो इस दफा बड़ी सख्त इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उसकी वजह से इनके नंबर्स जो है वो तकरीबन डबल होना शुरू हो गए हैं। और एक और चीज, बाइक्स में भी एटलस होंडा के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी भी सेम पीरियड लास्ट ईयर से शायद 20,000 यूनिट लास्ट मंथ भी उनके ऊपर थे, तो अबव मिलियन ही उनके नंबर हमें लगता है पोस्ट होंगे साल के, एंड मंथली नंबर्स में ही लाख से ऊपर ही वो क्रॉस कर रहा है। ठीक ठाक मार्केट शेयर उसने गेन किया हुआ है, तो वो भी अच्छी प्राइस पॉइंट पे उसको वो कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। और सर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं चाहूंगी थोड़ा सा टीआरजी के हवाले से जो है आप बताएं, क्योंकि आज हमने इसमें देखा कि इसमें न्यूज़ भी आई हुई थी कि टीआरजी की जो सब्सिडी है, आईबीएक्स उसने जो है 36.5% जो है वो अगर हम उसकी क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो 3 सालों के मुकाबले में तो उसने जो है वो की है। तो इसका आगे और फर्दर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। अरे लास्ट उसमें हुआ था, उन्होंने अपने ब्रीफिंग नोट्स में जो नंबर्स शेयर किए उसकी ग्रोथ जो थी वो मार्केट ग्रोथ से आउटपेस कर रही थी, तो उसकी वजह से हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखी उसकी प्राइसेस में एक बड़ा जंप आया। वही आज रिफ्लेक्ट हुआ लोकल, उसमें भी तकरीबन लोग पे ही रहा सारा दिन। अच्छा, टीआरजी अगर मैं कंपनी वाइज बात करूं तो एल एल से अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो तो वो उस हिसाब से देख सकता है। फंडामेंटली अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शायद मैं पर्सनली
उससे सिस्टम जैसी अच्छी कंपनी जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनको प्रेफर करूंगा कंपेयर टू टीआरजी। जी हाँ। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई से सिस्टम एनी डे ओवर टीआरजी और एनी अदर टेक कंपनी राइट नाउ लिस्टेड इन पाकिस्तान। तो सिस्टम हमें लगता है कि उसमें अभी भी ठीक ठाक बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन उसमें भी चल रही है। मिडल ईस्ट में भी उनका अच्छा खासा फोकस है और मिडल ईस्ट की ग्रोथ को वो करते हुए पाकिस्तानी उनमें जो लॉस पे वो बेच रहे होते थे उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिनेगोशिएशन होने के बाद पाकिस्तानी वाली साइड पे उनके ग्रोस मार्जिन पॉजिटिव होना शुरू हो गए। उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रही है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी वो दिखा रहा है। तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से सिस्टम्स आपको प्रेफर करना चाहिए इन टेक्नोलॉजी। सही, बिल्कुल। और सर लास्ट में जो है मैं ये आपसे जानूंगी कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करेंगे कल की मार्केट को? अच्छा, कल की मार्केट को मैं अच्छे से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन लग यही रहा है बट कि जो ऑल ओवर मोमेंटम ये आज। वीक आपको कैसा लग रहा जी है, जी। अगर मैं पूरे वीक की बात करूं तो? जो मोमेंटम आज मार्केट क्लोजिंग की तरफ गेन हुआ है, हमें तो ओवरऑल यही लगता है कि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे ही जाएगी। हो सकता है वो पेस थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन हम तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं। ओवरऑल ट्रिगर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, एक तो आईएमएफ एक ट्रिगर बनेगा और आईएमएफ के साथ क्या नेगोशिएशन होती है। दूसरी जो चीज लाइमलाइट में रहेगी वो अगर सर्कुलर डेट के ऊपर कोई मजीद कोई भी बात होती है तो वो एक अच्छा वो दे सकती है, क्योंकि वो स्टॉक काफी टाइम से चले नहीं है और वो उस रेट हम्म। में है। अगर वो भी चलते हैं तो एक मार्केट को ठीक ठाक बड़ा बूस्ट वहां से भी आ सकता है। और बाय द ईयर एंड तो हमारा ऑफिशियल टारगेट वही 165 का ही मेंटेन है। तो हमें लगता है कि मार्केट शायद आउटपेस ही कर दे हमारे टारगेट को। सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया समारोह सर आपका। और जो है थैंक्स फॉर नाज़रीन, हैविंग मी नादिया। थैंक यू सर। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।